अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रिसेंटली सितंबर के ही मंथ में 2025 में पोलैंड के अंदर 20 रशियन ड्रोन्स जो हैं वो एंटर होते हैं और पोलैंड उनको मार के गिरा देता है। इसके बाद क्या होता है कि यूएसए जो है वो $780 मिलियन जेवलिन मिसाइल सिस्टम जो है वो पोलैंड को सेल करने का ऐलान करता है। और इसी के साथ साथ पोलिश गवर्नमेंट ने ये बताया है कि वो 2506 FGM-148F जेवलिन मिसाइल्स खरीदेगा और इसी के साथ साथ 253 जेवलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स जो है वो यूएसए से खरीदेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो में थोड़ा आपको मतलब जो मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह उसके बारे में भी जो है वो नॉलेज दे दूँ, तो इसीलिए उस पर भी बात करते हैं। तो ये जो जेवलिन लॉन्च यूनिट्स हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब पिक्चर में भी आप देख सकते होंगे, एक तो होते हैं ना मिसाइल, एक होते हैं लॉन्च यूनिट जो उन्हें लॉन्च करता है। सबसे जो मतलब कैजुअल एक मिसाइल लॉन्चर हमें जिसके बारे में पता है वो आरपीजी जो है उसको देख लो। वो जो बड़ी सी लंबी सी चीज़ होती है ना जिसके अंदर उंगली डाल के ऐसे दबाते हैं वो लॉन्चर होता है, उसके अंदर ऊपर सामने जो लगते हैं ना उसे मिसाइल कहते हैं। तो इसी तरह ये लॉन्च यूनिट है जो कि लाइट वेट वर्जन है इस जेवलिन मिसाइल सिस्टम का। लाइट वेट वर्जन इसीलिए उन्हें दिया जा रहा है क्योंकि ये शोल्डर पे रख के इसको कैरी करना आसान होता है, तो इसकी जो मोबिलिटी होती है ना इसके साथ वो ईजी होती है। दूसरा है इस जो सिस्टम है इसमें डे कैमरा भी है और इंफ्रारेड इमेजर जो है वो भी इंक्लूडेड है और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसमें क्या नाम है मिसाइल सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पोलैंड की बात होगी। अभी हम बात कर लेते हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया भी एक और नेटो कंट्री है जस्ट लाइक पोलैंड। तो एस्टोनिया ने भी रिपोर्ट किया और इसका प्रॉपर प्रूफ एविडेंस है कि MiG-31 रशियन फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने एस्टोनिया की एयर स्पेस को वायलेट किया था, जिसके बाद इटालियन F-35 जो फाइटर जेट्स हैं उनको एस्टोनिया में डिप्लॉय कर दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। इसी तरह फिनलैंड, स्वीडन, रोमेनिया ये सारी भी नेटो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि इनकी जो एयर स्पेसेस हैं वो वायलेट हुई हैं बाय रशिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं लिथुआनिया, ये एक और नेटो कंट्री है। सितंबर 2025 में इसकी एयर स्पेस भी जो है वो रशिया ने वायोलेट की थी। और उसके बाद टर्की नेटो कंट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे नेटो में काफ़ी ज़्यादा सबसे जो अच्छे रिलेशंस रशिया के साथ जिस कंट्री के हैं वो टर्की के हैं। और ये टर्की वही कंट्री है कि जिसको यूएसए ने जो F-35 जेट्स हैं वो भी देने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? क्योंकि टर्की ने जो है जब पूरे दुनिया जो है रशिया पे सैंक्शंस लगा रहे थे, EU, यूरोपियन यूनियन हो गया, UN हो गया सारे, तो उस वक्त जो है टर्की ने जो है उस तरह से रशिया पर सैंक्शंस में पार्ट नहीं लिया। तो इसीलिए उन्होंने जब डिमांड की कि F-35 जेट्स हमें दिए जाएँ तो नहीं दिए गए यूएसए की तरफ से टर्की को। तो इस टर्की ने जो है वो AWACS जो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं लिथुआनिया में फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा, ये भी क्या इसमें जो सिस्टम उन्होंने डिप्लॉय किया वो कौन सा है? वो बोइंग E-7 विजेट टेल है। इसमें जो प्लेन में आप ऊपर बड़ा सा ये सिस्टम देख रहे हो ना, ये रेडार सिस्टम होता है, रेडार सेंसर्स होते हैं जो कि हॉस्टाइल अगर जेट्स आपके टेरिटरी में घूम रहे हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और किलोमीटर्स तक इनकी रेंज होती है। तो ये डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या होता है, रशियन जेट्स जो हैं वो बाल्टिक सी के अंदर भी एंटर हो जाते हैं। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि यार बाल्टिक सी तो एक न्यूट्रल सी है, उसमें एंटर होने का क्या मसला है? क्योंकि आसपास जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं एक सी के, वो जो सी है उसमें उन सब कंट्रीज़ का हिस्सा होता है, तो वो एक न्यूट्रल सी होता है। तो इसमें क्या मसला है? सो द मसला इज़ कि उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी नेटो कंट्रीज़ हैं, यानी कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ का सी तो है लेकिन वो नेटो सी है। ठीक है सी वो नेटो ही। तो इसीलिए रशियन जेट्स का एक नेटो सी के अंदर जाने का क्या मतलब है, उसकी पॉइंट क्या है, ये बात है असल में। तो जैसे ही वो उनको खबर मिली है नेटो को कि यार अच्छा रशियन जेट्स जो हैं वो बाल्टिक सी में एंटर हुए हैं, तो उसके बाद जर्मनी जो है उसने अपने यूरो फाइटर टाइफून्स जो हैं जेट्स होते हैं ये, इनको बाल्टिक सी भेज दिया था ताकि वो ट्रैक करें और पता कर सकें यार ये किस कंट्री के जेट्स हैं। और जब उन्होंने ट्रैक किया, पता किया, तो पता चला कि ये IL-20M रशियन फाइटर जेट्स थे। तो अभी यूरो टाइफून जो जेट्स होते हैं उनके बारे में बता दूं वो क्या होते हैं। अच्छा, ये जेट्स जो हैं वो काफ़ी नेटो कंट्रीज़ हैं जिसमें जर्मनी था, इटाली था और कुछ और कंट्रीज़ थे। इन्होंने जॉइंट कॉपरेशन के साथ मिल के बनाए थे ये जेट्स। तो ये जो है वो मल्टीपर्पज़ जेट्स होते हैं जिनमें एयर सुपीरियॉरिटी और इसी के साथ साथ ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज़ ये दोनों इंक्लूडेड होती हैं। हर जेट में ये इंक्लूडेड नहीं होती है, जैसे कि B-2 बॉम्बर्स जो रशिया अमेरिका ने भेजे थे फुर्दो वगैरह पर अटैक करने के लिए, वो ग्राउंड अटैक करने के लिए क्या नाम मतलब है वो जेट था। और यही वजह है कि उस B-2 बॉम्बर्स के साथ आसपास F-35 जेट्स जो कि एयर सुपीरियॉरिटी जेट्स हैं वो भेजे थे ताकि अगर कोई डॉग फाइट वगैरह करनी पड़ जाए तो ये जेट्स करें, क्योंकि वो B-2 बॉम्बर्स वो डॉग फाइट वगैरह नहीं कर सकते। तो ये जो जेट्स हैं ना यूरो फाइटर टाइफून्स, ये मल्टीपर्पज़ है, ये ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं, इसी के साथ साथ एयर में कोई डॉग फाइट हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्वे आ गया। नॉर्वे भी एक नेटो कंट्री है और इसकी भी एयर स्पेस 3 दफ़ा रशिया ने वायोलेट की। इसके बाद लतीवा आ गया। लतीवा ने भी वायोलेशंस रिपोर्ट की हैं लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया कि ये रशिया ने वायोलेशन की हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर जगह और नेटो कंट्रीज़ में रशिया वायोलेट कर रहा है, तो ये भी रशिया ने ही वायोलेशन की है। इसी के साथ साथ डेनमार्क जो है उसने भी रिपोर्ट किया
के वायोलेशंस हुई हैं और ड्रोन वायोलेशंस हुई हैं, बट वो भी कंफर्म नहीं कर पाया कि रशिया ने की हैं। बट ऑब्वियसली अगेन नेटो कंट्री है और इस तरह की वायोलेशंस 2025 में और स्पेशली सितंबर में रशिया ही कर रहा है, तो ये भी जो काम किया है ये रशिया नहीं किया है। और इसी वजह से डेनमार्क ने ना उन वायोलेशंस के दौरान घंटों के लिए अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी जो है वो बंद कर दिया था। अच्छा, तो अभी इस पे वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कहती हैं, स्पेशली नेटो कंट्रीज़, वो ये कहती हैं कि रशिया चेक करना चाह रहा है कि नेटो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, नेटो कमिटेड कितना है अपने जो कॉज है उसके लिए, किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। बट मेरा जो थॉट है इस पे वो ये है कि यूक्रेन और रशिया, यूएसए जो है वो यूक्रेन को अभी ज़्यादा हेल्प कर रहा है कंपेयर टू बिफोर अगेंस्ट रशिया इस वॉर में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता है कि ट्रंप ने जो है वो वेपन की सप्लाई और सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को करना छोड़ दी थी, बट बाद में जो है उसने स्टार्ट कर दी और अभी तक वो कर रहा है यूएसए यूक्रेन की हेल्प इस वॉर में। तो उसका जो क्या नाम है, यूएसए की जो उसे क्या कहते हैं फोकस, उसको शिफ्ट करने के लिए और नेटो का फोकस यूक्रेन की तरफ से शिफ्ट करने के लिए मैं समझता हूँ रशिया ऐसे काम कर रहा है ताकि इनका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। और जैसे इन्होंने उधर सेल किए हैं अपने एस्टोनिया कह रहा हूँ, पोलैंड को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह सेल किया है और उधर नेटो जेट्स वगैरह डिप्लॉय कर दिए हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो ये सारे काम वो यूक्रेन को छोड़ के बाकी नेटो कंट्रीज़ के लिए करे ताकि उनके लिए ना रशिया के लिए यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ना जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। ये मेरा थॉट है, बाकी दोनों ही जो बातें हैं वो वैलिड लग रही हैं। अभी बात कर लेते हैं कि क्या नेटो और रशिया के बीच में कोई वॉर हमें देखने को मिलेगी, तो मेरा इसमें एनालिसिस यही है कि नॉट नेसेसरीली। पहली बात ये इसीलिए क्योंकि जो जितने भी फाइटर जेट्स रशिया के अंदर गए थे या ड्रोन्स गए थे जिन्होंने वायोलेशन की एयर स्पेसिस की, वो वेपन्स के साथ इक्विप नहीं थे, यानी कि मिसाइल्स वगैरह उन पे नहीं लगे हुए थे, वो अनइक्विप्ड थे, यानी कि कोई इन्वेजन वगैरह करने रशिया नहीं उधर गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे जो लगता है और जो पास में भी हुआ है वो ये है कि रशिया पे मज़ीद सैंक्शंस लगेंगी, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ऑर्डर दे दिया जाएगा नेटो कंट्रीज़ को कि आप रशियन जेट्स जो हैं उनको शूट डाउन करके गिरा सकते हैं, आपको इस चीज़ की इजाज़त है, ठीक है। तो ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल इसी तरह के जैसे 2015 में टर्की की भी एयर स्पेस एक दफ़ा रशिया ने वायोलेट की थी, तो क्या हुआ था कि टर्की ने उसका जेट जो है वो गिरा दिया था, फाइटर जेट, और सैंक्शंस वगैरह जो है नेटो कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन वगैरह ने रशिया के ऊपर लगाई थी। लेकिन इस तरह की कोई समझो वॉर वगैरह नहीं स्टार्ट होगी कोई, क्योंकि अगेन उस वक्त भी और आज भी ये जो जेट्स हैं या ड्रोन्स हैं जितने उनकी एयर स्पेस में एंटर हो रहे हैं ये इक्विप्ड नहीं होते हैं विद वेपन्स, मिसाइल्स वगैरह, ठीक है, ये खाली जेट्स होते हैं। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि यार ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं, नेटो और पोलैंड जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेज कर रहा है, इसी तरह चाइना और रशिया जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो मे भी कोई वॉर जो है वो बड़ी करीब है, ये वॉर की तैयारियां कर रहे हैं। तो नहीं भाई, ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजुअल एक्सरसाइजेज हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और रशिया ने भी जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट की है अपनी, तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया ना कि पाकिस्तान जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के वायोलेशंस जो हैं एयर स्पेसिस की, रीजन वायोलेशंस पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट कर रहा है। नहीं, इस तरह का कोई मतलब नहीं है। तुर्की और इजराइल जो हैं अर्दोगान के राइज से पहले करते रहते थे बहुत फ्रीक्वेंटली जॉइंट एक्सरसाइजेज। इसी तरह बेलारूस और रशिया ने भी रिसेंटली जॉइंट एक्सरसाइज की है। तो ये कंट्रीज़ जो हैं जॉइंट एक्सरसाइज आपस में करती रहती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि यार इमेजिन अगर जंग स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा, अलाइंसेस वगैरह जो बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल रशिया ने अगर पोलैंड में अटैक कर दिया, जो कि रशिया कभी नहीं करेगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिनेरियो बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद नेटो का रिस्पांस क्या होगा। अब अच्छा, तो जो आर्टिकल 5 और 4 है नेटो का, उसमें लिखा हुआ है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल द नेटो मेंबर्स, ठीक है। इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ भी अपने जो है वो सोल्जर्स या जेट्स वगैरह भेज देंगी जंग लड़ने के लिए। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि 32 नेटो कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान में जंग हुई, लेबनान में हुआ, जो कुछ हुआ, उसमें जो बड़ी नेटो कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, मोस्टली इनके ट्रूप्स और इनके जो है वो पैसा लगा था इन जंगों में। बाकी जो जितनी भी कंट्रीज़ थी उनका पैसा नहीं लगा था। इसी तरह अभी भी अगेंस्ट रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर जो है वो जंग स्टार्ट होती है तो लाजमी नहीं है कि नेटो की ये कंट्रीज़ यूएसए, यूके, ये अपने सोल्जर्स और जेट्स भी उधर भेज दें, ठीक है। ये सैंक्शंस लगा सकते हैं या कंडेम वगैरह वाले स्टेटमेंट दे सकते हैं और इकोनॉमिकली भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि जेट्स और सोल्जर्स भेजें। स्पेशली डेमोक्रेसी, ये जो कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूके, ये डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं और इनको अपने जो पार्लियामेंट्स हैं और कांग्रेस वगैरह है उधर जाके पूरा वो मतलब इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम अपने सोल्जर्स भेज रहे हैं वॉर के अंदर, इजाज़त दे दें। इसी के साथ साथ इस चीज़ की भी इजाज़त लेनी पड़ती है कि उसे क्या कहते हैं, हम फ्री में वेपन्स इस कंट्री को दे रहे हैं तो हमें इस चीज़ की इजाज़त मिल जाए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की इजाज़त लेनी पड़ती है। और हमें ये भी पता है कि रशिया की कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी सिग्नेचर हुआ है उस पर। तो अगर रशिया जो है वो किसी नेटो कंट्री पर अटैक करती है तब वो कोरिया वगैरह रशिया की हेल्प में भी ना करें, क्योंकि वो एग्रेशन में आ जाता है। और ट्रीटी जो है वो डिफेंस ट्रीटी है, वो एग्रेशन ट्रीटी नहीं है। बट अगर कोई नेटो कंट्री रशिया पर अटैक कर देती है तो उस केस में नॉर्थ कोरिया जो है वो बीच में आएगा,
ठीक है। और जैसा कि अभी भी हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन जो वॉर है उसमें नॉर्थ कोरिया जो है उसके सोल्जर्स रशिया की साइड से लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। और यूक्रेन बीच में आएगा, और सॉरी नॉर्थ कोरिया बीच में आएगा, और अगर नॉर्थ कोरिया बीच में आता है यानी कि नेटो को नॉर्थ कोरिया को भी हैंडल करना पड़ेगा फिर। तो नॉर्थ कोरिया को जब वो हैंडल करेंगे और उस पर अटैक वगैरह समझो हो गया, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया उनकी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, तो चाइना को भी फिर बीच में कूदना पड़ेगा। तो ये इस तरह का मतलब अलायंसेस जो बनेंगी वो इस तरह की बनेंगी। बाकी एंड में मैं कहूँगा कि यार आजकल की दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, बड़े बड़ों के जो एनालिसिस हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। तो मेरे भी एनालिसिस यही है कि इस तरह की कोई जंग हमें देखने को नहीं मिलेगी बिटवीन नेटो एंड रशिया, बट हु नोज़, क्या पता हो जाए, तो देखते हैं। और दूसरा ये है कि हेगसेथ जो है वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं यूएसए के, उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग बुलवाई है, और ये काफ़ी रेयर मीटिंग है और काफ़ी बड़ी मीटिंग है, जिसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो टॉप 800 यूएस जनरल्स हैं उसको उसने बुलाया है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग की जो रीज़न है कि क्यों ये मीटिंग की जा रही है ये ओपन नहीं है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट वीक ये मीटिंग होगी, तो देखते हैं कि इसमें क्या सामने आता है। क्योंकि अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है ना नेटो और रशिया के बीच में, ये जो टेंशन्स हैं, वायोलेशंस वाली, ये एयर स्पेस वायोलेशंस, ये अभी करंटली चल रही हैं। तो हो सकता है कि ये जो मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग है, उसके बारे में हो, बट जंग के बारे में मुझे यही लगता है कि जंग नहीं होने वाली है।